गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हाउ आर यू ऑल? होप कि आपको कल का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें आपने टू डायमेंशनल मोशन में जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज सर्कुलर मोशन, उसका हमने बेसिक पार्ट कवर किया, जिसमें हमने रेडियस वेक्टर देखा, यानी कि पोजीशन वेक्टर देखा, और उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए, और इसी तरह से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कही थी। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक आज का होगा, दैट इज द पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वही जो हमारा पॉइंट चल रहा है, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब ये सेकंड पैरामीटर हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर देखना चाहते हैं, वैसे बेसिकली सर्कुलर मोशन में यही फर्स्ट होता है, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल्स या पैरामीटर्स ऐसा बोल सकते हो आप सर्कुलर मोशन के, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो ये होता है कि यहाँ पर समझ लो एक पार्टिकल है जो कि इस तरह के एक सर्कल पर जा रहा होगा। तो समझ लेते हैं कि हमारा पार्टिकल इस पॉइंट ए पर था। ठीक है, तो उसका रेडियस वेक्टर क्या होगा? ये होगा उसका रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा उसका रेडियस वेक्टर आर। अब वो यहां से निकलकर पॉइंट बी पर चला गया, जो कि कुछ इतनी ऊपर है। ठीक है, और हमारा पार्टिकल जो है वो इस तरह का सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझ लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो निकलकर चला गया है पॉइंट बी पर। ठीक है, तो पॉइंट बी पर जब वो गया है, तो मैं ये कहूंगा कि इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, जिसको हम यहाँ पर डेल्टा एस नाम से पुकारेंगे, यानी कि आर्क ए बी की जो लेंथ है डेल्टा एस होगी, और यहाँ पर जो इसने एंगल बनाया होगा, हम उसको डेल्टा थीटा कहेंगे। ठीक है, डेल्टा का मीनिंग होता है यहाँ पर, डेल्टा मीन्स वेरी 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 स्मॉल एंगल। ठीक है, वेरी स्मॉल। अब आपको मैं देखने के लिए तो इतना बड़ा बता रहा हूँ कि इतना बड़ा एंगल है। एक्चुअली अगर आप इसको मेजर करना चाहो, अगर देखना चाहो, तो आपको पता है कि ये पूरे सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, है ना, 360 डिग्रीज होते हैं। तो ये पार्टिकल ए है, और उसके बाद 1 डिग्री बिल्कुल उसी की बाजू आती है, बहुत छोटी सी आती है। तो मैं सोचूंगा कि ये 1 डिग्री से भी छोटा एंगल है, मतलब कुछ 60 मिनट हो गए, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट का एंगल बोलेंगे हम। 1 मिनट को और डिवाइड कर सकते हो 60 से, मतलब 1 सेकंड का एंगल हो सकता है। तो 1 सेकंड का अगर ये एंगल है, तो मतलब ये बहुत छोटा है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस आती है, आपको समझ ही नहीं आएगा सर कैसा लिया है आपने। इसलिए शो के लिए हम बड़ा दिखाते हैं, लेकिन यह है बहुत छोटा। तो तब ये डेल्टा थीटा सो स्मॉल होता है, तो डेल्टा एस क्या होता है? ये भी सो स्मॉल और लीनियर हो जाता है। यानी कि हम ऐसा बोलेंगे कि अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, तो डेल्टा एस लगभग स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि आर्क ए बी को मिलाती है। मतलब कि ऐसे लंबा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला एक पोजीशन है और दूसरा पोजीशन ये वाला है, ऐसे एकदम ऐसे लिया मैंने, देखो यहां से मिल रहा है, तो ये वाला एंगल बनेगा, और ये हो जाएगा आपका पार्टिकल ए का पोजीशन, ये हो जाएगा पार्टिकल बी का पोजीशन, और ये देखो आर्क लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस तरह का एक सेटअप यहां बनता है। तो इसको फिर हम, ये रेडियस वेक्टर ही है हमारा। ठीक है, लेकिन वो रेडियस वेक्टर पॉइंट ए से निकलकर पॉइंट बी पर चला गया, तो यहाँ पे उसको r1 वेक्टर बोला जाता है, यहाँ पे उसको r2 वेक्टर बोला जाता है, एंड सम एल्स कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन एक बना लेते हैं। तो समझ लो ये हमारी एक रेफरेंस लाइन है, समझो। ठीक है, और इस रेफरेंस लाइन के ऊपर पार्टिकल हमारा जो है ए से बी तक जब गया, तो उसने कुछ एंगल ट्रेस किया है, दैट इज डेल्टा थीटा। तो हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? देखो हमने क्या लिखा, एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सेंटर ऑफ सर्कल है पॉइंट ओ, और हमारे रेडियस वेक्टर ने पॉइंट ओ पर एक एंगल सेटअप किया है डेल्टा थीटा। इस एंगल को हमने कहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका यूनिट क्या होगा? तो हम लिख पाएंगे, इसका यूनिट होगा रेडियंस। ठीक है, इसका यूनिट होगा रेडियंस, जिसको ब्रैकेट में हम ऐसा आरएडी बता देते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर उसको आरएडी ही लिखने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका यूनिट। उसका डायमेंशन क्या होगा, बताओ जरा डायमेंशन, क्योंकि ये एंगल है इसीलिए इसका डायमेंशन होता है m0 l0 t0, यानी कि 0 0 0। और इसके बाद में हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो हम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो पॉइंट नोट करने को। पॉइंट देखो, इनफाइनेटिसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों?
इनफाइनेटिसिमल का मतलब होता है बहुत 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 छोटा, ठीक है। इनफाइनेटिसिमल का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसको वेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर फाइनाइट है यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, उसके आगे डिग्री, ऐसे बड़े बड़े डिग्रीज पे अगर होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता, याद रखो, बिकॉज इट डजंट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप बोल दो, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो वेक्टर के लॉज होते हैं वो वेक्टर लॉज हमारा ये फॉलो नहीं करता। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाला जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता फाइनाइट क्वांटिटी में। लेकिन इनफाइनेटिसिमल है, बहुत छोटा सा है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जब इनफाइनेटिसिमल अगर वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन भी तो होगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अगर उसके पास में डायरेक्शन है, अगर है ना, उसके पास अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन कैसे होगा उसका, चलो डायरेक्शन भी लिखते हैं उसका और उसकी फॉर्मूला भी लिखते हैं, दोनों भी चीजें लिखना है। तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन क्या लिखा हमने, डायरेक्शन जो होता है इसका ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है और गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल से इसको बताया जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होगा लिखते हैं जरा, उसका फॉर्मूला मेनली डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी कि डेल्टा एस अपॉन आर होता है, ठीक है। ये इसका स्केलर फॉर्म है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। ये हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आप ये बता रहे हो कि डेल्टा थीटा क्रॉस आर, अगर ये ऐसा लिखा जाता है, ये कि क्रॉस प्रोडक्ट है, डेल्टा थीटा का आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है और वो आपको डेल्टा एस बताता है। और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप देखना चाहते हो राइट हैंड थंब रूल से, तो देखो मैं आपको पहले बताता हूँ। राइट हैंड थंब रूल से पहले मैं आपको इसका डायरेक्शन बताता हूँ, फिर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आता है कि नहीं वो भी बताता हूँ आपको। यानी कि अगर मैं डेल्टा थीटा, अगर मैं इसको शो करना चाहूँ डेल्टा थीटा को, तो मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि देखो जरा, अगर आपके पास में एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो ऐसे है ना, ये सर्कुलर मोशन है पार्टिकल का आपके, और ये उसका सेंटर है समझो, और ये है प्लेन, ओके, ऐसा प्लेन समझ लो। यहाँ पे ये है पार्टिकल का पोजीशन ए, ये है पार्टिकल की पोजीशन बी, और वो पार्टिकल जो है इतना घूमा है, इतना घूम के यहाँ गया है, और ये सर्कल है। तो हम बताएंगे कि एक्चुअल में आपका जो अल्फा होगा वो अल्फा किधर जाएगा, देखो जरा, अल्फा नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेल्टा थीटा। तो आपका डेल्टा थीटा इधर जाता है, देखो ये होता है डेल्टा थीटा वेक्टर फॉर्म में, डेल्टा थीटा की डायरेक्शन, ठीक है। ये होती है डेल्टा थीटा की डायरेक्शन। डेल्टा थीटा कैसा है, परपेंडिकुलर। और डेल्टा एस जो है आपका ये किधर है, तो मैं बताऊंगा डेल्टा एस इधर होता है, ये डेल्टा एस इधर ये डायरेक्शन में होता है, ऐसे, ये आपका डेल्टा एस है, ठीक है, डेल्टा एस वेक्टर है आपका, और ये तो रेडियस आर है, ठीक है, ऐसा है। तो ये दोनों के दोनों जो आपको है ये 3D में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखो राइट हैंड थंब रूल से हम कैसे देते हैं, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, देखो थंब रूल डेफिनेशन आप इसकी देख सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। मेनली क्या होता है कि कर्ल्ड फिंगर्स, अगर कर्ल्ड फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या रेवोल्यूशन अगर दे रहे हैं तो थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं इसको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, किसको, डेल्टा थीटा को एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। एक्सिस पर है ना वो, आपका रोटेशनल एक्सिस है, ये एक प्लेन है, समझो ऐसा एक प्लेन है, और उस प्लेन के अंदर में आपका ये डेल्टा थीटा है, यानी कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, ये है आपकी रेवोल्यूशंस, ठीक है। ये रेवोल्यूशंस और रोटेशन है, डेफिनेशन आपने लिख ली, ओके। तो ये है आपके रेवोल्यूशंस, और अगर रेवोल्यूशंस आपके कर्ल्ड फिंगर शो कर रहे हैं तो थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ थीटा, यानी कि रिजल्टेंट, यानी कि
डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा। अब आपको बताता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने वेक्टर में सीखा था उसको क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे ही लेते हैं ना। देखो डेल्टा थीटा को मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है, ये डेल्टा थीटा है। उसके बाद में मैं ले लेता हूँ आर, आर मेरे पास में ये है, ठीक है, ये हो जाएगा आर, ये हो गया डेल्टा थीटा। ये दोनों को राइट हैंड से ले लिया तो मेरा डेल्टा एस किधर बताना चाहिए, फिंगर को ऐसे कर दो 90 डिग्री पे, है ना। तो ये होता है आपका डेल्टा एस और ये होता है आपका आर, इसीलिए डेल्टा थीटा है। तो डेल्टा थीटा क्रॉस आर ऐसा बोल सकते हैं आप उसको। या फिर अगर आपको जो है तो इसको लेना है, ये डेल्टा थीटा क्रॉस आर लेना है ना, डेल्टा थीटा क्रॉस आर, तो आप ऐसे लोगे। अगर डेल्टा थीटा आपने इससे बताया, इससे, और आर को आपने फिर बता दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर, है ना, दोनों परपेंडिकुलर है ना। ये देखो आर और ये डेल्टा थीटा दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। डेल्टा थीटा ऊपर, आर नीचे, तो ये कौन है, डेल्टा एस। और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल, ऐसा प्लेन में हॉरिजॉन्टल है, समझे आप, इन द प्लेन है वो, इसको इन द प्लेन बोला जाता है डेल्टा एस। तो ज्यादा डेल्टा एस के ऊपर केयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। और ये बहुत बड़ा हमने बताया, ये इतना बड़ा नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है, ठीक है। और ये है आपका मेन फोकस, यहाँ पे मेन फोकस करना चाहिए आपने। अगर आप इसको याद नहीं भी रखते हो तो चलता है, लेकिन इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रख लो, इसको कभी नहीं भूलना है। तो आप बोलेंगे कि ये है आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा थीटा क्रॉस आर, आर क्रॉस डेल्टा थीटा नहीं लिखना क्योंकि मीनिंग अलग हो जाता है। तो ये डेल्टा थीटा क्रॉस आर इज इक्वल टू डेल्टा एस, या फिर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर, यानी कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस ऐसा बोला जाता है, ओके। और ये है आपका डेल्टा थीटा का फॉर्मूला, वो डेल्टा थीटा का फॉर्मूला आपने इसको बता दिया। अब आप कैसे बताओगे, अब एक और चीज देखो, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमारा जो डेल्टा थीटा होगा तो हम बोलते हैं डेल्टा थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव। डेल्टा थीटा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर हम लिखते हैं कि फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसके लिए हमारा डेल्टा थीटा जो होगा, डेल्टा थीटा, ये डेल्टा है, हाँ ठीक है, मैं डेल्टा ऐसे लिखता हूँ, बाद में बोलोगे कि सर एस लिख रहे हो, डेल्टा लिख रहे हो, समझ नहीं आ रही है, इज नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। मतलब अगर मैं दोनों की डायग्राम अगर बनाना चाहूँ तो एक प्लेन ऐसा है मेरे पास में जो कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ये रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस आर है हमारा, और ये है अल्फा की डेल्टा थीटा की डायरेक्शन। एंगुलर एक्सेलरेशन आने को बहुत कर रहा है, डेल्टा थीटा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसको पॉजिटिव माना जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं ये पॉजिटिव हो गया। और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा आपका होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब घड़ी की दिशा में, और वो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और इसके लिए आप डेल्टा थीटा को लिख दोगे नेगेटिव, इसकी वैल्यू को ले लेते हैं नेगेटिव नीचे की तरफ में डेल्टा थीटा, और ये है आपका रोटेशन और ये है आपका रेडियस ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दो चीज़ें, ये प्रॉपर्टी है इसकी समझ में आनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, और जो इन्फिनिटेसिमल के बारे में हमने लिखा ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, इन्फिनिटेसिमल अगर रहा तो वेक्टर, और अगर फाइनाइट क्वांटिटी में रहा तो स्केलर। तो स्केलर फॉर्म भी अगर उसका हम लिख देंगे तो कैसे आ जाएगा, स्केलर फॉर्म देखो जरा, स्केलर फॉर्म तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस, है ना, डेल्टा एस अपॉन आर, या फिर फाइनाइट, अगर फाइनाइट लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा। ये बहुत काम आने वाला है, ये नोट करके रखना, ये आपको आगे काम आने वाला है, और मैं बताऊंगा कहाँ काम आएगा बोल के। तो ठीक है, चलो लिखो, ये कुछ है आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो एक्चुअली मैं आपको एक और एनालॉजी दे सकता हूं जिसको बोला जाता है राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये सेम है, राइट हैंडेड रूल जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे स्क्रू रूल आ जाएगा। देखो जरा, ओके सो लुक,
यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं हमारे रूल का कि राइट हैंड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट क्या है, उसकी फिगर कैसी है। मेनली यहाँ पे ये स्क्रू है, समझ लो। ये एक स्क्रू होता है जिसको हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर अंदर से लगा के नीचे से उसको ऐसे घुमाना चाहते हैं। तो जब अब अगर हम उसको ऐसे रोटेट करेंगे, देखो ज़रा, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, यहाँ से अगर मैं उसको देखूंगा तो ये कौन सा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज ना, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ बढ़ेगा। देखो जरा, मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, ठीक है, मैं नीचे से ऐसे उसको टाइट कर रहा हूँ स्क्रू को। अपने घर में स्क्रू होते हैं ना, टाइट करते हैं आप उसको। तो जब हम उसको टाइट कर रहे होते हैं तो वो ऐसा गोल घूम कर वो किधर एडवांस होगा, तो हम उसको बोलेंगे एडवांसेस, एडवांसेस अपवर्ड, ठीक है, वो अपवर्ड एडवांस होता है, ठीक है। और अगर मैं उसको फिर अगर यहाँ पे बताऊं कि मैं उसको ऐसी रोटेशन दूंगा अगर, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन, तो हम इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ आता है। तो यही होता है अपना कि एडवांसमेंट की डायरेक्शन बदल जाती है ना, एडवांसमेंट की डायरेक्शन बदल जाती है। तो मेनली क्या हुआ कि हम उसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं उसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाता हूँ, बॉटल का ढक्कन आप लगाते हो, देखो बॉटल का ढक्कन खोलते हो, वैसे एक स्क्रू होता है, एक स्क्रू लेकर आप दीवार में अगर ऐसे लगा रहे हो, तो जब आप इसको ड्राइवर को ऐसे घुमाते हो, ठीक है, जब आप उसको घुमाते हो तो क्या होता है, वो अंदर की तरफ जाता है। लेकिन उसको कहाँ से, उसको यहाँ से देखना है, यहाँ से। आप बोलोगे नहीं सर मैं स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ और मैं स्क्रू ड्राइवर ऐसे घुमाता हूँ, तो जब मैं उसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो वो अंदर की तरफ जाता है। तो मैं कहूँगा वो और ये रोटेशन अलग अलग है, ठीक है, दोनों की रोटेशन अलग अलग है। देख लो जरा ध्यान से आप, क्योंकि पीछे से देख रहे हो यहाँ से, और पीछे से देखकर आप उसको बोल रहे हो कि मैं उसको अंदर की तरफ घुमाता हूँ, लेकिन सामने से आप उसको देखो, आप एक्चुअली उसको घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। आपकी तरफ से वो क्लॉकवाइज है लेकिन सामने की तरफ से वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसीलिए वो अंदर की तरफ में एडवांस हो रहा है। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं उसको कि लेफ्ट हैंडेड स्क्रू और राइट हैंडेड स्क्रू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू के अंदर में रोटेशन बिल्कुल इसकी ऑपोजिट होती है। जब आप उसको घुमाते हो क्लॉकवाइज में तो वो जो है तो एडवांस होता है अंदर की तरफ, और जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो बाहर की तरफ निकलता है। राइट हैंडेड स्क्रू के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी के मिरर्स होते हैं, गाड़ी के मिरर्स के जो नट होते हैं और जो गैस्केट के नट्स होते हैं या फिर प्लम्बिंग के जो नट्स होते हैं स्पेशली, वो जो है वो सारे के सारे लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं। मतलब कि कुछ होते हैं राइट हैंडेड, कुछ लेफ्ट हैंडेड। समझने वाली बात ये है सिर्फ कि जब आप किसी को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो अंदर की तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बाहर की तरफ आता है, आपकी तरफ से आप देख रहे हो तो। और कभी कभी ऐसे होता है कि जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो, जैसे कि ये भी, इसका रोटेशन अलग है, इसका रोटेशन अलग है। अगर मैं उसको ऐसे घुमाता हूँ तो देखो ये ओपन होता है ना, मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो ओपन होता है। जबकि आप बॉटल को देखो, मैं इसको घुमा के बता रहा हूँ, देखो आपके सामने मैं इसको जब ऐसे घुमा रहा हूँ ये खुल रहा है, ठीक है, और मैं इसको जब एंटी क्लॉकवाइज, मैं ऐसे देख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, बराबर है। एंटी क्लॉकवाइज में किधर जा रहा है, नीचे की तरफ में जा रहा है, ऐसे होगा और ये लग जाएगा। सेम चीज आप आपके बॉटल के ढक्कन के साथ करके देखो। आप अगर आपकी बॉटल नहीं है मेरे पास अभी यहाँ पे, ठीक है, आप बॉटल के साथ अगर करोगे तो क्या होगा, बॉटल के अंदर जब आप उसको ऐसा घुमाओगे, ऐसा, ठीक है, ऐसा घुमाओगे तो वो फिट नहीं होता, वो खुलता है, और जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो वो अंदर बैठता है। तो इसकी रोटेशन और बॉटल के ढक्कन की रोटेशन जो है तो दोनों अलग अलग होती है। समझे बात आपने? तो इस तरह से हमारे पास में ये होता है एडवांसमेंट, स्क्रू रूल आपने नोट किया यहाँ से। तो दिस इज अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके साथ में अब क्या आएगा, देखो जरा। So look here, angular velocity, the time rate of change of angular displacement is known as angular velocity। मतलब क्या होगा, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदलेगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। जैसा लीनियर मोशन में आपको मालूम है ना, एक डिस्प्लेसमेंट था, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट का चेंज वेलोसिटी हो जाता था, वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन हो जाता था। सेम थिंग यहाँ चलने वाली है, सबके आगे बस एंगुलर लगने वाला है। वहाँ पे सब लीनियर थे, यहाँ पे सब एंगुलर आने वाले हैं। तो मैं इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, मैं फॉर्मूला इसको डिनोट कैसे किया जाता है, यहाँ लिखते हैं डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल है, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, ओमेगा पढ़ते हैं, डब्ल्यू नहीं बोलना है इसको, कभी भी बुरा लग जाता है उसको, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको, एंगुलर ऐसे लिखेंगे हम, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू, वेलोसिटी नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा थीटा मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, अपॉन डेल्टा टी,
डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, बहुत छोटा सा एंगल का चेंज बहुत ही छोटे से समय में, मतलब मैं वो बोलूंगा कोई चीज ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कुछ सेकंड लग रहे हैं, मैं बोलता हूँ सेकंड के टुकड़े करो, कितने 1 मिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन नहीं, 1 क्वाड्रिलियन, कितने भी करो, बारीक से बारीक छोटा से छोटा टुकड़ा एक उसका होना चाहिए जो कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको ओमेगा को लिख सकते हैं, या फिर हम ओमेगा को ऐसा लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसा भी लिखते हैं इसको, ठीक है। और फाइनाइट वैल्यू जो होती है इसकी जो फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती है और ये फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी उसकी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और इसी हिसाब से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा काम का है, ये फॉर्मूला अपने को बहुत आगे के चैप्टर्स में भी काम आने वाला है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है बोल के याद रखना। तो मेनली हो गया आपके पास में डी थीटा बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी को, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय टाइम t2 माइनस टाइम t1, है ना। हमको यहाँ पे तो dt चाहिए, टाइम इंटरवल चाहिए, और ये क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ऑब्वियस ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे बताओगे, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्योंकि टाइम में वेक्टर थोड़ी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी की होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शोन बाय राइट हैंड रूल, है ना, लिखो क्या, राइट हैंड रूल से ही शो करते हैं। फॉर्मूला तो लिख दिया, यूनिट क्या होगी बोलो, इसकी यूनिट होगी, यहाँ पर यूनिट बनाते हैं, यूनिट इज इक्वल टू, तो यूनिट आ जाता है इसका रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड ये उसका यूनिट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन क्या आने वाला है इसका डायमेंशन आएगा, नीचे टाइम है ना, तो वो ऊपर आके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा t⁻⁻1, ठीक है, ये बन जाएगा t⁻⁻1, ये हो जाएगा उसका डायमेंशन, क्योंकि एंगल का डायमेंशन तो 0 होता है, देयरफॉर ये डायमेंशन उसका बन जाएगा। और अगर इसको हम ऐसे ही बताना चाहें तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, समझो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हमारा डेल्टा थीटा किधर होता है, डेल्टा थीटा होता है अपवर्ड, तो हमारा ओमेगा भी किधर होगा, ऊपर, अपवर्ड, और इसको लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुई तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ये हमको बताना पड़ेगा नीचे की तरफ में, तो हमारा डेल्टा थीटा भी होता है नीचे की तरफ और ओमेगा भी जाएगा नीचे की तरफ। कौन सी वाली रोटेशन में, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको हम नेगेटिव बोलेंगे, इसको भी नेगेटिव लिया जाएगा। जो डेल्टा थीटा के बारे में पढ़ा वही सब ओमेगा के बारे में है, सिर्फ एक चीज नहीं है उसके बारे में कि ये फॉर्मूला उसका ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी। इसका एक और नाम भी होता है, आपको पता है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते होंगे मालूम है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन कैसा है, फ्रीक्वेंसी वाला डायमेंशन है इसका, पर सेकंड, है ना, रेडियन पर सेकंड, वैसे इसका वैल्यू पर सेकंड में होता है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो भी देखना है आपने, चलो लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको एंगुलर वेलोसिटी जो है ये कुछ इस फॉर्म में भी मिल सकती है, क्वेश्चंस के अंदर में ऐसे भी यूज होता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको ऐसा भी शो करते हैं कभी कभी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। व्हाट इज 2πn, व्हाट इज n, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि n इज द फ्रीक्वेंसी, ऑफ रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन है, जो घूमने की उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है पर सेकंड होती है उसकी वैल्यू, और n की जो वैल्यू होती है, n की जो यूनिट होती है, तो n की यूनिट, n इज रेवोल्यूशन पर सेकंड होता है, ठीक है, पर सेकंड होता है, कभी कभी आरपीएम में भी देता है। तो इफ
if omega is given as let us for example समझो ऐसे कि as 20 या 1200 RPM, 1200 RPM, ठीक है। RPM बोले क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन? 1200 रेवोल्यूशन हो रहे हैं। तो अपने को मालूम है कि ओमेगा को नहीं बोला जाएगा ऐसा, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए था। तो ये क्या है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है? हमें एन दिया हुआ है, एन 2 पाई लगा हुआ नहीं है इसके अंदर। तो हम कैसे लिखेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको। हम इसको लिख देंगे 2 पाई एन, और वेयर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन इज इक्वल टू आरपीएम में है, तो हमको चाहिए एन आरपीएस में चाहिए, हमको आरपीएम नहीं चलता, आरपीएस चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? 1200 जो भी दिया वो 1200 डिवाइड बाय 60, क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट है और कितने सेकंड का 1 मिनट होता है? 60 का, तो इसलिए डिवाइड कैसे करेंगे? 60 से। तो ये समझ लो, ये 0 0 चला गया, ये 6 से चले गया 2 बार, ये हो गया 20। तो हम इसको बोल देंगे 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। ये जब आरपीएस में होता है तभी इसको एन बोला जाता है, ठीक है। इसको एन कब बोलेंगे? जब ये आरपीएस में होता है। तो देयरफॉर अगर मैं ओमेगा को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 20, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा। एक एग्जांपल लेके बता रहा था कि आपको कभी कभी जो है एंगुलर स्पीड के बारे में ऐसा बोल देता है कि एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, ऐसा क्वेश्चन में बोल देता है कि एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय 1200 आरपीएम, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम। तो आरपीएम अगर दिया तो आरपीएस करना, सबसे पहले आरपीएम दिया तो उसको आरपीएस करना, और फिर 2 पाई लगा देना, तो वो ओमेगा बनता है, ठीक है। रेडियन पर सेकंड रहा तो ओमेगा, ठीक है। और अगर रेवोल्यूशन पर मिनट रहा, रेवोल्यूशन पर सेकंड रहा तो एन। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एन। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो जरा, ओमेगा का फॉर्मूला ऐसा भी होता है ऑल्सो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैसे? एज एन की वैल्यू होती है 1 अपॉन टी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी, टाइम पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड का। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को मैंने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये भी लिख दिया मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ये भी होगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है। और चलिए बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रेवोल्यूशन कितना होता है? एक रेवोल्यूशन अगर बात की जाए, 1 रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना। एक रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर करने में कितना होता है उसका? थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई। 2 चक्कर करेगा तो 4 पाई, 10 चक्कर करेगा तो 10 पाई, 10 इंटू 2 पाई, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये 2 पाई हो गया, 10 चक्कर किया तो n इंटू 2 पाई, n राउंड्स किया। फिर से बोलता हूं, देखो, एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई, 3 चक्कर में 6 पाई, 10 चक्कर में 20 पाई, n चक्कर में n इंटू 2 पाई। तो मैं लिखूंगा फॉर n रेवोल्यूशंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख पाओगे? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन। रहेगी नहीं, ये फॉर्मूला भी बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो जाएंगे? फिर जो भी थीटा दिया हो उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, है ना। एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, जो भी थीटा दिया उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल 2000 रेवोल्यूशंस, बताओ 2000 रेवोल्यूशन है, बताओ कि इसमें थीटा क्या होगा? तो आप बोले कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2000, यानी कि 4000 पाई, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और अगर मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 4000 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैंने एक एग्जांपल ऐसे ले लिया कि मेरे पास में समझो थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू 160 पाई रेडियन। 160 पाई रेडियन मतलब चक्कर कितने बोलो? राउंड्स कितने मारा होगा? 160 अपॉन 2 पाई, यानी कि
160 पाई अपॉन 2 पाई 80। रेवोल्यूशन कितने करा? 80, है ना? अभी समझ में आ रहा है? ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है बात? ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे देखो टाइम पीरियड निकाला था, इसको क्या बोलते हैं? टी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा? तो व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम पीरियड क्या होता है, देखो। देखो जरा, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन बनाता है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 सेकंड में 2 रेवोल्यूशन, मतलब टाइम पीरियड कितना हुआ? हाफ। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 1 सेकंड में 10 रेवोल्यूशन, तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 1/10। ठीक है, ऐसे से। तो ऐसे से आप निकाल सकते हो टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो रेवोल्यूशन कितने करेगा? 0.5, है ना? हाफ रेवोल्यूशन ही करेगा ना। 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा? हाफ। ऐसे होता है। तो इस तरह से आपका टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी जो है, इनका ये रिलेशन होता है। ओमेगा का रिलेशन अपने लिखे 2π/t, 2πn, और थीटा का रेवोल्यूशन, थीटा का लिखे फॉर्मूला, और एन का फॉर्मूला लिखे। इतने बेसिक फॉर्मूले आपके पास में जो आपको यूज में आते हैं जब आप बात करते हो ओमेगा की। अब अगर मैं बोलूंगा कि ठीक है, एंगुलर, पहले एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं फिर बोलता हूँ कुछ। ओके, सो लेट्स सी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब अब वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोला जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट, है ना? पहला हम अल्फा, इसका वेक्टर फॉर्म ही लेते हैं समझो अगर, तो फिर मैं इसको लिखता हूँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आता होगा ना अब तो आपको बोलने का, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, है ना? ये जनरल फॉर्मूला हुआ। फिर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को फिर से बोलता हूँ कि ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा बाय डी टी, है ना? या फिर लिख पाएंगे आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम t2 माइनस t1, है ना? ऐसे लिख पाएंगे। ये अल्फा की वैल्यू हो गई आपके पास में। और इसका यूनिट क्या होगा फिर? तो यूनिट बोलो जरा, यूनिट रेडियन, इसका रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियन पर सेकंड ऑलरेडी ये है और ये पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा फिर? m0 l0 t-2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो इसका डायरेक्शन कैसे शो करते हैं। its direction is along the axis। ऑब्वियसली अभी तक जो सब देखा हमने वो सबके सब एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो थे, लेकिन कुछ फर्क होगा इसके अंदर में। डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना है। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बता रहे हो तो हम इसके अंदर दो चीजें अलग अलग देख लेते हैं। क्या होता है? पहला केस होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है,
देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है समझो, और इसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। ओमेगा जो है ये बढ़ रहा है, मैं इसको बताता हूँ ओमेगा इंक्रीजिंग है, मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको, इंक्रीजिंग। ओमेगा कैसा है, इंक्रीजिंग है अगर ओमेगा, तो हम डायरेक्शन कैसे बताते, देखो जरा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा की डायरेक्शन, और यही हो जाएगी ओमेगा की डायरेक्शन, और यही हो जाएगी अल्फा की डायरेक्शन भी, सबके सब, ठीक है, ओमेगा इंक्रीजिंग पे। और हम लिखते हैं फिर कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टॉपिंग, है ना, स्टॉपिंग, या ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो समझो फिर कैसा हो जाएगा, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो कैसे हो जाएगा, देखो जरा, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ लिखू क्या, ओमेगा डिक्रीज, अरे इसका मतलब डिक्रीज है, नीचे की तरफ नहीं है, ओमेगा की वैल्यू नीचे की तरफ कैसे होगी, डेल्टा थीटा अपवर्ड्स, ओमेगा अगेन अपवर्ड्स, बट अल्फा, अल्फा की डायरेक्शन नीचे, अल्फा की डायरेक्शन किधर, नीचे हो जाएगी। तो ये बात समझ में जैसे, अरे फैन आपका स्पीड अप हो रहा है, फैन की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ना, फैन की स्पीड अगर बढ़ रही है तो मैं बोलता हूँ कि फैन की स्पीड, क्योंकि वो ऐसा क्लॉकवाइज अपने हिसाब से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना, नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऊपर से देखो तो फैन ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि उसके वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं ना, ऊपर से देखने नीचे से देखने में फर्क हो सकता है। आप उसको नीचे से देखो तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या बताओगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आप कैसे बताओगे उसका डायरेक्शन, आपको बताना है ओमेगा और डेल्टा थीटा का डायरेक्शन, है ना, फैन की स्पीड बढ़ रही है, फैन की स्पीड से बढ़ रही है, आप नीचे से ऐसा उसको देख रहे हो, आप उसको देखते हो तो एक्चुअली अगर आप उसको देखोगे तो उसका जो एक्सिस है वो एक्सिस पर आपको डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा तीनों मिलने वाले हैं, ठीक है, तीनों मिलने वाले। आप उसको देखते कहाँ से हो, अगर मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ तो ऊपर से देखने में क्या हो रहा है, वो क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब कि उसका थीटा नीचे है, ठीक है, ओमेगा भी नीचे है, अल्फा भी नीचे है, तीनों नीचे, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, जो स्पीड कम होती है, आपने उसका फैन का रेगुलेटर घुमा दिया, स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो क्या वो एकदम से ऐसा उल्टा घूमना शुरू हो जाता है क्या, नहीं 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 नहीं, वो सेम डायरेक्शन में घूम रहा है लेकिन धीरे 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 धीरे, है ना। तो ऐसे जब वो स्पीड उसकी कम होती रहेगी तब क्या होगा, डेल्टा थीटा और ओमेगा तो अभी भी नीचे रहेंगे लेकिन अल्फा की वैल्यू ऊपर की तरफ हो जाएगी, बात समझे आपने। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, अगेंस्ट हो जाती है, अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे, अल्फा इज ऑपोजिट टू ओमेगा, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे आप तो अल्फा इज विथ ओमेगा, है ना, यहाँ पे देखेंगे आप तो अल्फा ओमेगा के साथ है, क्योंकि ये स्पीडिंग अप है और ये स्पीडिंग डाउन का केस है, तो इसमें अल्फा जो है वो अलग दिशा में चला जाता है। तो बस एंगुलर एक्सेलरेशन आपको समझने वाली बात ये है, और ये तीनों भी एक्सियल है, ये तीनों की बात अगर करेंगे आप तो ये तीनों भी एक्सियल वेक्टर्स है, इनको एक्सियल वेक्टर्स बोला जाता है, अल्फा, ओमेगा एंड डेल्टा थीटा आर एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, ये तीनों भी एक्सियल वेक्टर्स है, ठीक है। और वेक्टर्स है कि डेल्टा थीटा लिखा इसलिए वेक्टर्स है, अगर वहां पे सिर्फ थीटा लिखता तो वो वेक्टर में नहीं शुमार होता था, यानी उसको नहीं गिनते थे आप, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ से एकदम क्लियरली अंडरस्टूड हो रही है क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो ओमेगा के साथ होगा जब जब स्पीड बढ़ रही होगी, और वो ओमेगा के अपोज होगा जब स्पीड कम हो रही होगी, और इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, बोल दो आप जरा, ओमेगा इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम बताएंगे अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा 2 की वैल्यू भी सेम, ओमेगा 1 की वैल्यू भी सेम, टाइम का फर्क पड़ भी गया तो क्या हुआ, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, 0, तो एंगल एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है, याद हो गया आपको। तो बात आपको समझ में आनी चाहिए, अल्फा, ओमेगा और ये सब के बारे में, इनके बहुत सारे रिलेशंस हैं, अल्फा का रिलेशन है, वेलोसिटी का रिलेशन है, वेलोसिटी में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी उन दोनों की भी रिलेशंस है, इन सबको हमको देखना है और न्यूमेरिकल्स देखने हैं, वो होंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। Describing circular motion is not that difficult. The brief overview in this video should help to understand the topic. Let's start with defining the frequency. There are two formulas available. If k is the number of cycles,
and t the time it takes for them to complete, then we get the frequency by dividing k by t. The unit of the frequency is 1/second, or simply Hertz. Hence the frequency can also be calculated with 1/T, where T means the total time for one cycle. A small example. If an object completes a circle 5 times in 1 second, then this motion has a frequency of 5 Hz. In mathematics and physics, angles are always measured counterclockwise and given in radian as well as degree. 2 times pi matches 360 degrees, 1 pi the half, so 180 degrees, and pi over 2, again half of that, that's 90 degrees. To compute the outer distance of a circle, the formula phi equals s over r is quite helpful. Rearranging the equation provides the circumference of a semicircle of 180 degrees, or mathematically 1 times pi. Assuming that the circle has a radius of 1, the circumference purely and simply has the length of 1 times pi. Now for the interesting part of circular motion. The angular velocity omega governs how fast objects are moving on the circuit. 4 quite similar looking formulas can be used for calculating the angular velocity. Depending on what is given in the problem, either formula can be more suitable. Let's assume the object in motion has a frequency of 5 Hz. Then the resultant angular velocity is of 2 times pi times 5, or approximately 31 radian per second.